What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप का रिवीजन और इस रिवीजन सीरीज में हम लोग आज कल परसों में मैक्सिमम पोर्शन खत्म कर देंगे और 3 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस मैं रिवाइज करा दूंगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम है वो बहुत आसानी से कर पाएंगे और चीज़ें समझ पाएंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये। आप जो भी बुक फॉलो करते हो या अगर एनसीईआरटी भी फॉलो करते हो तो आज इसको करके सोना भाई, बिल्कुल लास्ट में है। ठीक है, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। अब सर ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो भाई, ये सबसे पहले समझ लो, रिसोर्स का मतलब बिजनेस में रिसोर्स क्या है? पैसा, फाइनेंस की बात हो रही है। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है किस तरीके से पैसे का लेन देन हो रहा है, यानी आन जान हो रहा है। भाई मुझे अगर बिजनेस करना है तो मुझे पैसा चाहिए ना, तो मैं बिजनेस किन किन सोर्सेस से अरेंज कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने स्टार्टअप के लिए फंड्स अरेंज कर सकता हूँ, वो सारी चीजें ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है बेटा व्हाट इज एक्चुअली फाइनेंस। सर फाइनेंस होता क्या है? तो देखो क्या होता है हमारे पास फाइनेंस। फाइनेंस इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज जैसे इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लेंडिंग, बजटिंग, सेविंग, फॉरकास्टिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं। फाइनेंस का मतलब ही क्या है? जितना भी पैसे से रिलेटेड, बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए। अब पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे इन्वेस्ट करना हो, बोरो करना हो, लेंड करना हो। इन्वेस्ट मतलब पैसा इन्वेस्ट करना, बोरो मतलब लोन लेना, लेंड मतलब लोन देना, बजटिंग करना हो, सेविंग्स करनी हो, फॉरकास्टिंग करनी हो। फॉरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के बारे में पहले से सोचना। तो ये सब फाइनेंस में आ जाता है। फाइनेंस क्यों चाहिए बेटा बिजनेस में? क्यों चाहिए भाई बिजनेस में पैसा? पैसे की क्या जरूरत पड़ती है? नंबर 1, फॉर द प्रमोशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, एसेट्स खरीदने के लिए, मार्केट रिसर्च, मार्केट स्टडी करने के लिए, प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, मैन और मशीन काम पे लगाने के लिए, मैनेजमेंट को एनकरेज करें ताकि वो प्रोग्रेस कर पाए, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। सर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन में क्या फर्क है? एक्सपेंशन होता है बेटा जैसे 1 की जगह 2 ब्रांच, 2 की जगह 3 ब्रांच, 4 की जगह 5 ब्रांच। और डाइवर्सिफिकेशन होता है प्रोडक्ट्स बढ़ाना। पहले मैं 1 प्रोडक्ट बेचता था, आज मैं 2 बेचता हूँ, 3 बेचता हूँ, 4 बेचता हूँ। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। ब्रांच एक ही है ना? तो ब्रांचेस बढ़ रही हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। डाइवर्सिफिकेशन होता है प्रोडक्ट लाइन बढ़ना। सही है जी। और इतना पैसा होना चाहिए कि आप अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को झेल पाओ। ठीक है जी, डन सर। अच्छा, फाइनेंस कहाँ कहाँ से आ सकता है? तो फाइनेंस के बाबू 2 सोर्सेज होते हैं हमारे पास, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जो पैसा बिजनेस के अंदर अंदर से ही जनरेट होता है। जितना भी पैसा बेटा जी बिजनेस के अंदर अंदर से जनरेट हो रहा है उसको हम इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं। इसका मतलब ये जितने भी सोर्सेज हैं, यहाँ पे जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है वो सब ऑनर्स हैं। ऑनर्स का मतलब मालिक लोग हैं, है ना? जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है शेयर्स से पैसा उठा लो। ठीक है, अब सपोज मैं आपके पास आया कि भैया क्या आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओगे? आप मेरी कंपनी का हिस्सा खरीद लो, राइट? और मैंने आपको बोला कि मेरी कंपनी 1 करोड़ रुपए की है, मैं 10% बेचना चाहता हूं। और 10% कितने की होगी? 10 लाख रुपए की। तो आपने 10 लाख दिए, 10% आपका हो गया कंपनी। तो ये क्या करा? मैंने आपको एक हिस्सा दे दिया। इसी को शेयर बोलते हैं बाबू। शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में मेजर डिफरेंस यही है कि प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस मिलता है। सर किस चीज का प्रेफरेंस मिलता है? अगर डिविडेंड दिया जाएगा, डिविडेंड का क्या मतलब है? प्रॉफिट्स दिए जाएंगे, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। ठीक है, बाद में किसको मिलेंगे? इक्विटी को। सिमिलरली जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले किसका होगा? प्रेफरेंस का होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ऑल्सो इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है, उसके साथ बाबू रिटेन्ड अर्निंग्स, आप अपनी सेविंग्स यूज कर सकते हो। उसके बाद होता है अगर आपको इंटरनेशनल फाइनेंसिंग करनी है। इंटरनेशनल मतलब आपको शेयर्स अपने देश में नहीं बाहर इशू करने हैं। तो अगर आप ग्लोबली इशू करते हो, वर्ल्ड वाइड इशू करते हो, तो उसको हम शेयर ना बोल के डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी पैसा उठाना चाहते हो तो आप इशू करोगे GDR, ओके, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, राइट? उसके बाद बेटा जी अगर आप सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से ही उठाना चाहते हो पैसा, आप शेयर सिर्फ अमेरिकन सिटीजन को ही देना चाहते हो, तो फिर आप इशू करते हो ADR,
अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर बेटा जी बाहर का कोई कंपनी इंडिया से इन्वेस्टमेंट लेता है, यानी वो एक इंडियन इन्वेस्टर को अपना शेयर बेचना चाहता है, तो वो देगा आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये सारे के सारे बाबू हमारे पास इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल होता है जो आप बिजनेस के बाहर से लेते हो, यानी कि आप क्रेडिटर्स से लोगे, उधार ले रहे हो बेसिकली आप, ठीक है। तो इसके अंदर डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आ जाते हैं। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स क्या है? पब्लिक से लिया गया लोन, जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको वापस करेंगे इन अ फिक्स टाइम पीरियड, राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर हम लोन ले लें, कमर्शियल बैंक से अगर हम लोन ले लें, पब्लिक डिपॉजिट्स यानी डायरेक्टली पब्लिक से ले लें, ट्रेड क्रेडिट जब एक ट्रेडर किसी दूसरे ट्रेडर को उधार पे माल बेचता है, वो ट्रेड क्रेडिट होता है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होती है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से ही लोन लेती है, राइट, उसको हम बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ये सारे के सारे हमारे पास कौन से सोर्सेज हैं? एक्सटर्नल। तो फाइनेंस रेज करने के इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी हो सकते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास एक टॉपिक आता है सर, कैपिटल मार्केट। भैया क्या है कैपिटल मार्केट? देखो बच्चे, हमारे पास बाजार में ना दो लोग हैं, एक वो जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है और एक वो जिनको पैसे की जरूरत है। भाई कंपनीज को पैसा चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोनों लोग कहाँ आके मिलेंगे? एक मार्केट में आके मिलेंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स रेफर्स टू द होल नेटवर्क ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू द गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सरकार भी आती है यहाँ पे पैसा लेने के लिए, इंडस्ट्रीज भी आती है, कंपनीज भी आती हैं, और मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे फंड्स मिलते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं उसको बोला जाता है मनी मार्केट। जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, उसको मनी मार्केट बोलते हैं, बट आपके सिलेबस में कैपिटल मार्केट है बस। अच्छा जी, इसके बाद बेटा ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक तो आपके पैसे को मूव करने में हेल्प करते हैं। मूव का मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा है उससे ले लेंगे, जिसको जरूरत है उसको दे देंगे। फॉरेन कैपिटल अगर आपको मिलता है तो वो आपका सिक्योर कर देता है, इकोनॉमी ग्रोथ होती है ना। आपका पैसा अच्छे से एलोकेट हो जाता है, यानी बेस्ट पॉसिबल वे में आपका पैसा यूटिलाइज हो जाता है, राइट। उसके बाद हमारे पास ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास कैपिटल मार्केट्स की इंपॉर्टेंस में। अब कैपिटल मार्केट भी बेटा दो तरीके की है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या फर्क होता है सर? देखो मैं आपको बता भी देता हूँ। प्राइमरी मार्केट में बेटा बस दो पार्टीज होती हैं, एक है कंपनी जिसको पैसा चाहिए, और दूसरा एक इंडिविजुअल जो इन्वेस्ट करेगा। यानी इसके अंदर जो दो पार्टीज हैं वो कंपनी और इंडिविजुअल्स हैं। सेकेंडरी मार्केट्स में क्या होता है कि इन्वेस्टर अपना शेयर दूसरे इन्वेस्टर को भी बेच सकता है, इसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मेनली जो ध्यान से पढ़ना है वो है प्राइमरी मार्केट, जिसके अंदर पहली बार जब कोई कंपनी पैसा रेज करती है तो कैसे करती है वो सब पढ़ाया जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट। इसका मतलब जब भी कोई सिक्योरिटी पहली बार इशू करी जाएगी, नई सिक्योरिटी, तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी मार्केट में बोल देंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट एज दिस मार्केट डील्स विद द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। बाय इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर्स, है ना भाई। जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा है उनसे पैसा ले लेते हैं एंटरप्रेन्योर्स, और उस पैसे से क्या करते हैं? बिजनेस सेटअप करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, राइट। अच्छा, क्या क्या मेथड्स होते हैं बेटा, किस तरीके से पैसा रेज कर सकते हो? तो ये सारे मेथड्स हैं। पब्लिक इशू है, राइट इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, और ऑफर टू एम्प्लॉइज है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का क्या मतलब है सर? पब्लिक इशू का मतलब है बच्चों कि जब सिक्योरिटीज ऑफर करी जाएंगी जनता में थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। सर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है? देखो कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी क्या करेगी? एक डॉक्यूमेंट बनाएगी जिसको बोलेगी प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल दी हुई होंगी, कंपनी को कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, कंपनी क्या करती है, क्या विजन है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो सब दी हुई होंगी। और कंपनी पब्लिक को बोलेगी भैया देखो इसमें हमारे बारे में जानकारी है, अगर आपको अच्छा लगता है कि हमारी कंपनी अच्छी है, आप यहाँ इस कंपनी में बिजनेस करोगे, पैसा लगाओगे। देखो इसमें होता क्या है, सपोज आपके अंदर एबिलिटी है एक बड़ा बिजनेस बनाने की, तो आप बड़ा बिजनेस बनाओ। अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है तो जो बड़ा बिजनेस बना रहा है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दो। पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे से बिजनेस ही बनेगा, प्रॉफिट होगा तो आपको भी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे वही बात होती है बेटा जी, सही है। देखो क्या लिखा हुआ है,
पब्लिक इशू इन्वॉल्व्स रेजिंग ऑफ फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। बहुत पॉपुलर मेथड है ये रेजिंग फाइनेंस का। दिस मेथड रिक्वायर्स कंप्लायंस टू वेरियस लॉज, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लॉज हैं, सेबी के रूल्स हैं, कंपनीज एक्ट के रूल्स हैं, सब फॉलो करके चलने पड़ते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे बेटा, अगर हम पब्लिक इशू करते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं? कैपिटल मार्केट्स तक आप आसानी से पहुंच सकते हो, यानी पैसा रेज कर सकते हो। मर्जर एक्विजिशन कर सकते हो, मर्जर एक्विजिशन का मतलब आप किसी और कंपनी को खरीदना चाहते हो तो इस पैसे से खरीद सकते हो। हायर वैल्यूएशन, जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती हैं, यानी कि जिनके अंदर पब्लिक अपना इंटरेस्ट दिखाती है, उनको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती है, उनकी इज्जत ज़्यादा होती है। आगे लिखा हुआ है ट्रेडिंग प्राइसेस ऑफ पब्लिक कंपनी स्टॉक सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ ऑफर प्राइस ऑफ अदर सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये है बच्चों की जो बेसिक प्राइजेज हैं पब्लिक कंपनी के स्टॉक के, वो हमें हेल्प करता है एक स्टैंडर्ड की तरीके से, ताकि हम अदर सिक्योरिटीज का भी, जो सेम सेगमेंट में सिक्योरिटीज हैं, उनका भी एक प्राइस डिसाइड कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल फूड सेक्टर में किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 25 रुपये है, तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये इस तरीके की कंपनी है, इतनी वैल्यूएशन वाली कंपनी है, इसका 25 रुपये है, तो उसकी बेसिस पे हम अदर कंपनीज को भी वैल्यू कर सकते हैं। राइट, आगे क्या लिखा हुआ है? स्टॉक इंसेंटिव्स कैन बी वेरी हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग एम्प्लॉयज़ को अगर आप इंसेंटिव्स देते हो तो बहुत अच्छे तरीके से लोग आएंगे आपके यहाँ आपके साथ काम करने के लिए। पब्लिक कंपनी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी फॉर मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। पब्लिक कंपनी आपको लिक्विडिटी देती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि भैया आप फिलहाल इन्वेस्ट कर सकते हो और बाद में आप सेल ऑफ करके निकल भी सकते हो। मतलब जब तक आपको इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा लगा रहेगा, आपका जब मन करे आप वो सेल करके निकल लो। ठीक है, चलो भाई। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? डिसएडवांटेज नंबर 1, सबसे पहले कंपनी की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। सर अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? जवाबदेही। भाई इन्वेस्टर आएगा तो वो तो सवाल पूछेगा, तो आपको पब्लिक को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हर चीज़। उसके बाद आपको डिविडेंड रेगुलर देना पड़ता है, प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रो नहीं करेगा तो फिर बेकार है, कौन इन्वेस्ट करेगा। उसके साथ साथ आपको गवर्निंग बॉडीज जैसे सेबी, कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स और रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अ कंपनी बिकम्स मोर वल्नरेबल टू एन अनवेलकम टेक ओवर। इसके साथ साथ ये लिखा हुआ है कि कई बार कंपनीज जब अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो वो टेक ओवर के काफ़ी वल्नरेबल हो जाती है कि भैया लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे, आपका हिस्सा खरीदते रहेंगे और शायद एक दिन आपकी कंपनी आपकी रहे ही ना, तो ऐसा भी हो जाता है। राइट, इंक्रीज्ड कॉस्ट, खर्चा बहुत बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, लीगल लॉज हो जाते हैं। उसके बाद आपका कंट्रोल कम हो जाता है, जब आप अपना हिस्सा बेचोगे तो आपका कंट्रोल तो कम होगा ही। उसके बाद सफरिंग अ लॉस ऑफ प्रीवेसी का भी लॉस होता है क्योंकि सब कुछ मीडिया में देना पड़ता है। राइट इशू क्या होता है बच्चों? राइट इशू होता है जब आप शेयर्स देते हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का मतलब भाई कंपनी चालू हुई है तो कोई ना कोई लोग तो होंगे जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, तो जब भी आपको और पैसे की जरूरत है आप डायरेक्टली उनको ही अप्रोच कर सकते हो कि भैया हमें पैसा चाहिए, क्या आप इन्वेस्ट करोगे? उनको जो आप शेयर्स दोगे उसको राइट इशू बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, राइट इशू इज अ मेथड ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, दैट इज गिविंग देम अ राइट टू परचेज सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स दे आर होल्डिंग। जितने उनके पास हैं उसी रेशो में उनको शेयर्स दिए जाते हैं। सही हो गया, डन सर। एक चीज और लिखी हुई है कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं खरीदना चाहते तो फिर ये राइट किसी और पर्सन के नाम पे वो दे सकते हैं। ओके, ये मेथड काफी इनएक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में तो बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर वर्क है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो राइट इशू इज अ मच एक तरीके का इनएक्सपेंसिव एज कंपेयर टू पब्लिक इशू। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है सर? प्राइवेट प्लेसमेंट होता है बच्चे जब आप ना तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दोगे ना पब्लिक को दोगे, आप कुछ सेलेक्टिव इंडिविजुअल, सेलेक्टिव कंपनी, सेलेक्टिव इन्वेस्टर्स को दोगे। ठीक है कि भैया आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर लो। तो क्या लिखा है, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स द डायरेक्ट सेल बाय अ कंपनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जैसे यूटीआई हो गया, एलआईसी हो गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, उसके साथ आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, स्टेट लेवल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गए। तो काफ़ी ईजी होता है, कम फॉर्मेलिटीज़ होते हैं और क्विकली पैसा रेज हो जाता है।
ऑफर टू एम्प्लॉइज, अगर हम एम्प्लॉइज को ऑफर करते हैं बच्चों तो क्या होता है, तो देखो लिखा हुआ है एम्प्लॉइज को हम कब ऑफर करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस और ऑफरिंग शेयर्स टू एम्प्लॉइज इनेबल एम्प्लॉइज टू बिकम द शेयर होल्डर्स। एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप शेयर्स अपने किसको दे सकते हो, एम्प्लॉइज को दे सकते हो। एम्प्लॉइज को शेयर दोगे तो उनको मालिक वाली फीलिंग आएगी, तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। आगे लिखा हुआ है सब्सिक्वेंटली बी एबल टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, एफिशिएंसी बढ़ती है, एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है, एम्प्लॉय को लगता है यार मैं तो मालिक हूं, मैं कंपनी छोड़ के क्यों जाऊं, अच्छे रिलेशंस होते हैं। ये सारी चीजें बच्चों हमारे पास ऑफर टू एम्प्लॉइज में आ जाता है। अब आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका क्या मतलब होता है सर? तो बच्चों इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है जब कोई भी कंपनी पब्लिक में आती है और पब्लिक को बोलती है कि भैया ये हमारा प्रॉस्पेक्टस है, इसके बारे में आप पढ़ो, देखो इसको बड़े ध्यान से, और अगर आपको लगता है कि हमारी कंपनी में ग्रोथ हो सकती है तो आप हमारे यहाँ पे पैसा लगाओ। तो जब कंपनी पहली बार नए शेयर इशू करती है उसको क्या बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो लिखा हुआ है अ कंपनी प्रपोजिंग टू रेज रिसोर्सेज बाय पब्लिक इशू शुड फर्स्ट सेलेक्ट द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, कि वो कौन सी सिक्योरिटीज से पैसा रेज करना चाहती है, शेयर से या डिवेंचर से। डिसीजन रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स टू बी मेड एट पार और प्रीमियम, जो आप शेयर्स इशू करोगे वो 10 वाला 10 में पार में करोगे या 10 वाला 12, 13, 15 में करोगे, प्रीमियम पे करोगे। उसके बाद सेबी की गाइडलाइंस को कंसिडर करते हुए सारा काम करते हैं। जो प्रोसेस होता है इशू ऑफ शेयर्स वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होती है प्री इशू एक्टिविटीज, एक होती है पोस्ट इशू एक्टिविटीज। अब देखो प्री इशू और पोस्ट इशू क्या होता है, देखो ये मैंने यहाँ पे पूरा टेबल लिखा हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट से पहली पहली एक्टिविटीज सारी प्री इशू हैं, सब्सक्रिप्शन लिस्ट के बाद वाली सारी पोस्ट इशूज हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट तक की एक्टिविटीज सारी प्री इशू होती हैं, सब्सक्रिप्शन लिस्ट के बाद पोस्ट इशू होती हैं। अब देखो शेयर्स इशू कैसे करे जाते हैं, क्या स्टेप्स हैं, ओके बड़े ध्यान से स्टेप्स को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। है सिंपल, आपको याद करने हैं, पता होने चाहिए कि आपसे पूछ सकता है कि इसके बाद क्या होगा केस स्टडी में, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सेबी की गाइडलाइंस पूरी करो भाई। सबसे पहले तो आप सेबी की गाइडलाइंस पे जाओ, सेबी की गाइडलाइंस पढ़ो सारी की सारी, जितने भी उसने आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे करने को बोले हैं, जितने भी उसने फॉर्मेलिटीज, जितने भी उसने अपॉइंटमेंट्स करने को बोले हैं, वो सब सेबी की गाइडलाइंस पूरी करो। एक बार सेबी की गाइडलाइंस पूरी होगी तो फिर एक जनरल मीटिंग रखो। अगर आपके आर्टिकल्स में बोला गया है कि भैया हम जब भी ऐसा कुछ काम करेंगे तो जनरल मीटिंग बुलाएंगे, तो एक जनरल मीटिंग बुलाओ। जनरल मीटिंग के अंदर डिस्क्लोजर करो कि भैया इतने इतने शेयर्स हम ऑफर कर रहे हैं, इस तरीके से पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हैं। जनरल मीटिंग के बाद बेटा स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करो। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर इशू करोगे तो किसी मार्केट में जाके करोगे ना, तो स्टॉक एक्सचेंज को एक इंटीमेशन दो कि भैया हम एक कंपनी है और इस तरीके से हम अपने शेयर्स इशू करना चाहते हैं। उसके बाद बेटा बैंकर का अपॉइंटमेंट करो। बैंकर कौन होगा भाई, जहां पे पैसा आएगा तुम्हारा तो बैंकर भी तो तुम्हारे पास होना चाहिए। उसके बाद एक प्रोस्पेक्टस बनाओ। प्रोस्पेक्टस बनाने के बाद उस प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल कराया जाता है। अप्रूवल कहाँ से होता है सर प्रोस्पेक्टस का? अप्रूवल देखो बेसिकली आपका आरओसी के पास होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होता है। उसके साथ साथ आप कोई आपका लीगल लॉयर है, ठीक है, जो ये सारे काम कर रहा है, वो सब चेक करके देगा आपको। तो यहाँ से आपका प्रोस्पेक्टस अप्रूव हो जाता है। उसके बाद बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको बड़े ध्यान से देखते हैं, या जो भी प्रपोज डायरेक्टर्स होते हैं वो बड़े ध्यान से देखते हैं और फिर वो अपने एंड से अप्रूव करते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, रजिस्ट्रेशन होगा प्रोस्पेक्टस का विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। देन आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाओगे, प्रोस्पेक्टस जमा करोगे और बताओगे कि भैया हम इस तरीके से इतना इतना पैसा रेज करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें हेल्प करो, आप हमें अलाउ करो, ठीक है। फिर यहाँ से आपके पास सब ओके ओके आएगा। जब ओके ओके आ जाएगा तो फिर आप स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन लिख के दोगे कि देखो जी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने भी हमें अलाउ कर दिया है, अब आप प्लीज़ हमें अलाउ करो कि हम पब्लिक से शेयर इशू करके पैसा रेज कर पाएँ, ठीक है। फिर प्रिंटिंग होती है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोस्पेक्टस का। भाई प्रोस्पेक्टस छपेगा। अब यहाँ तक सपोज आपने प्रोस्पेक्टस पहले छपवा लिया, मार्केट ने आपको, स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया कि ना भाई तुम तो बेकार कंपनी हो, फिर क्या करोगे? तो इसीलिए प्रोस्पेक्टस बाद में छपता है। एप्लीकेशन फॉर्म्स छपते हैं, जो लोग अप्लाई कर पाए, आजकल तो सब ऑनलाइन होता है, राइट। उसके बाद अनाउंसमेंट्स करे जाते हैं, एडवर्टीजमेंट करे जाते हैं कि भैया ये कंपनी इतने इतने शेयर्स ऑफर कर रही है, जो लेना चाहे ले सकते हैं। देन सब्सक्रिप्शन लिस्ट बनती है कि भैया कितने लोग
सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग शेयर खरीद रहे हैं। तो देखो ये सब हमारे पास प्री वाली एक्टिविटीज हो गई। अब पोस्ट वाली देखो, बाद में क्या होगा, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलेगा जिसके अंदर सारा का सारा पैसा आएगा, है ना। बैंक अकाउंट के बाद एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी ध्यान रखना है कि जितना आपने इशू करा है कम से कम 90% जनता इंटरेस्टेड हो। अगर मैं 1 लाख शेयर्स इशू कर रहा हूँ तो 90,000 तो बिकने ही चाहिए, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, सेबी ने बोला है, नहीं तो सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। इतना हो गया तो बस आप शेयर्स को अलॉट कर दो। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है कि भैया 1 लाख ऑफर करे थे, 1.5 लाख के शेयर्स आ गए, जनता ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, तो फिर उस सिनेरियो में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रो राटा बेसिस पे कि आप पैसा रिफंड करना चाहते हो या आप प्रोपोर्शनेटली शेयर्स इशू करना चाहते हो। ये बेसिकली यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको देखना होता है कि अगर ज़्यादा लोगों ने डिमांड कर ली तो मैं कैसे एडजस्टमेंट करूँगा, वो ओवर सब्सक्रिप्शन में आता है। एट लास्ट कंप्लायंस रिपोर्ट बनती है बेटा। कंप्लायंस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि हमने सारे के सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी हैं और हमने जितनी भी चीज़ें करी हैं विद ईच एंड एवरी स्टेप परफेक्ट, अपने एंड से विद बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हमने किया है। ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास आता है स्टेप्स जो कि पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स में चलते हैं। सही हो गया सर। सर सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है? सेकेंडरी मार्केट मैंने आपको बता दिया, स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड सिक्योरिटीज चलता है। मतलब अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पास कोई शेयर है, मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पास कोई शेयर है, मुझे वो शेयर किसी को बेचना है तो भैया एक और इन्वेस्टर को बेचूंगा, तो मैं सेकेंडरी मार्केट में जाऊंगा। ठीक है। इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी, कंपनी नहीं देती डायरेक्टली, लेकिन कोई इन्वेस्टर ही दूसरे इन्वेस्टर को देता है। ओके, बेसिक है ये काफी। चलो भाई, इसके बाद आता है बच्चों एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। देखो नाम में ही है एंजल इन्वेस्टर्स, जो आपके लिए एंजल बन के आया। जब आपके पास शुरू में कुछ आपको काम नहीं आता था, नॉलेज नहीं थी, स्किल नहीं थी, पैसा भी नहीं था, तो एक इंडिविजुअल आपके जीवन में आया एंजल बन के, जिसने पैसा भी लगाया, अपना टाइम भी लगाया, एफर्ट भी लगाया, सारी चीजें लगाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक एंजल इन्वेस्टर। ठीक है जी, एंजल इन्वेस्टर समझे। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। टर्म एंजल ओरिजिनली कम्स फ्रॉम ब्रॉडवे वेयर इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेल्दी इंडिविजुअल। एक ऐसा इंडिविजुअल जो वेल्दी है, जो आपको पैसा देगा काफी अच्छी इनिशियल प्रोडक्शंस के लिए। एंजल इन्वेस्टर ऑल्सो नोन एज बिजनेस एंजल या एंजल फंडर इज एन एफिलिएंट इंडिविजुअल हु प्रोवाइड कैपिटल। आपको कैपिटल देता है और उसके बदले में वो या तो ऑनरशिप लेगा या फिर वो आपको लोन की फॉर्म में देगा। फीचर्स देखो जरा एंजल इन्वेस्टर्स के क्या क्या होते हैं। ज्यादातर एंजल इन्वेस्टर्स या तो करंट या फिर रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी हाई नेटवर्थ है ना, जिनके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, फंड्स हैं, जो स्टार्टअप्स की हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद एंजल इन्वेस्टर्स काफ़ी हाई रिस्क लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भैया ये तो नए स्टार्टअप है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, तो बहुत हाई रिस्क है। तो हाई रिस्क का हाई रिटर्न भी होता है, चल जाता है तो फिर भैया रिटर्न भी तो बहुत तगड़ा आता है ना। दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोएक्टिव एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, इंडस्ट्री कनेक्शंस देते हैं, मेंटोरिंग देते हैं स्टार्टअप्स को। तो देखो आपको कुछ नहीं पता होता शुरू में, आपको नेटवर्क्स बनाने पड़ते हैं, हर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उस सब में आपकी कौन हेल्प करेगा, इन्वेस्टर। क्योंकि इन्वेस्टर मालिक है ना यार, वो आपके पास आपकी कंपनी में अब आ गया तो वो तो मालिक है, आप भी मालिक हो, वो भी मालिक है, तुम दोनों सेम पोजीशन पे हो, तो फिर वो हेल्प तो करेगा ना हर चीज में। वैल्यू बढ़ेगी कंपनी की तो उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, राइट। चलो भाई, फिर आते हैं बच्चों वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है? अब देखो ये वेंचर कैपिटल अपने आप में फर्म्स होती हैं। एंजल इन्वेस्टर तो बहुत अर्ली स्टेज पे पैसा लगा देता है। वेंचर कैपिटलिस्ट्स आप देखो ये समझो कि ये थोड़ा सा इतना अर्ली नहीं लगाते, थोड़ा सा आगे बढ़ के पैसा लगाना पसंद करते हैं ये लोग। अब नॉर्मली वेंचर कैपिटल ना बच्चों फर्म्स होती हैं, वो फर्म्स क्या करती हैं, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती हैं। ठीक है, जैसे जनता ने पैसा लगाया, जनता ने वेंचर कैपिटलिस्ट में अपना पैसा दे दिया। अब वहां पे एक फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर होता है एक्सपर्ट, जिसको सब कुछ पता होता है। फिर वो फंड मैनेजर उस पैसे को अपने हिसाब से अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो वेंचर कैपिटलिस्ट कौन है? एक फर्म है एक तरीके से, जिसके पास बहुत सारा फंड है। वो फंड किसका है? लोगों का ही है। उस फंड को वो इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप्स में जो उसको लगता है कि ये फिजिबल है, अच्छे हैं, जो पैसा बना के दे सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वेंचर कैपिटल इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी कैपिटल प्रोवाइडेड एज सीड फंडिंग टू अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को भी मिल जाता है। हाई पोटेंशियल है जिनके पास, रिस्क तो होगा ही होगा, ग्रोथ है,
एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फंड्स नहीं है जो कि अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट कर पाए बिजनेस में, तो उनके लिए ये बेसिकली होते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिस्क कैपिटल। बच्चों इसको रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप हो सकता है? 3 चीज़ों से। आपके पास एक शानदार आइडिया होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आप प्रोजेक्ट प्रिपरेशन कर पाओ, यानी कि आप उस आइडिया से बिजनेस बना पाओ, ये अपने आप में एक स्किल है, ये होनी चाहिए। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, पैसा होना चाहिए, राइट। तो वेंचर कैपिटल क्या है बेसिकली? यहां से आप एक डेफिनेशन देख सकते हो। वेंचर कैपिटल इज एन इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। आपसे इक्विटी लेंगे, यानी मालिक होने का अधिकार लेंगे, इन अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्मॉल टू मीडियम बिजनेस एंटरप्राइज। एक ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज जो ग्रोथ ओरिएंटेड है और स्मॉल से मीडियम। स्मॉल से मीडियम का मतलब या तो बहुत छोटी है या उससे थोड़ी सी बड़ी है। मैंने बोला ना इनिशियली, एक्चुअल में तुम्हें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एंजल इन्वेस्टर बहुत छोटे स्टेज पे भी पैसा लगा देता है। वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है ना, फिर पैसा लगाते हैं, या फिर आइडिया बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए तब लगाते हैं। आगे क्या है? विच इन मोस्ट केसेस वुड नॉट क्वालिफाइड फॉर बैंक लोन्स। जिनको बैंक लोन्स नहीं मिल रहे आसानी से, उनके लिए होता है। बदले में वो क्या लेते हैं? शेयर होल्डिंग लेते हैं बिजनेस में, यानी ओनरशिप लेते हैं। यही बेसिकली पर्पस होता है वेंचर कैपिटल का, ठीक है। फीचर्स देखो, इक्विटी फाइनेंस है, यानी आप में आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आपसे हिस्सा लेंगे, ओनरशिप लेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। नॉट ओनली प्रोवाइड्स कैपिटल बट ऑल्सो स्किल्स। सिर्फ कैपिटल नहीं, स्किल्स भी देते हैं। हाई रिस्क होता है इसके अंदर। सबसेट है ये प्राइवेट इक्विटी का। प्राइवेट इक्विटी का सबसेट का मतलब जिस तरीके से प्राइवेट ऑनर्स इन्वेस्ट करते हैं ना, इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट भी इन्वेस्ट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? दे हैव अ कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट के बाद आपके बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व रहते हैं ये लोग, राइट। और उसके बाद ये डिसइन्वेस्ट कर देते हैं द होल्डिंग इधर टू प्रमोटर और इन द मार्केट। बाद में ये क्या कर देते हैं, या तो वो सारे के सारे शेयर्स प्रमोटर को दे देते हैं या बाजार में डिसइन्वेस्ट कर देते हैं। प्रमोटर कौन होता है? मालिक। फंडिंग देखो, अब डिफरेंस लिखा हुआ है वेंचर कैपिटल और लोन में। अब बच्चों बड़ा आसान है। वेंचर कैपिटल क्या है? इक्विटी है, ठीक है। देखो लोन में क्या होता है, आप बिजनेस को पैसा दे रहे हो और बिजनेस आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि उसको वापस करेगा प्लस इंटरेस्ट के साथ, राइट। ओनरशिप में, इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं है। इक्विटी में तो आपने पैसा लगाया, वापस तभी मिलेगा जब बिजनेस बंद होगा। हाँ, आप किसी और को बेच के बीच में निकलना चाहो तो निकल सकते हो। आगे लिखा हुआ है द लोन इज बैक्ड बाय एसेट्स। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो उसमें आपको संपत्ति कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। ये इस बैकिंग से लेंडर को टाइम मिलता है कि भैया वो इन्वेस्टमेंट को अपने रिकूप कर सकता है। रिकूप का मतलब सेव कर सकता है अगर किसी भी तरीके का डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब वेंचर कैपिटल में क्या होता है भैया, आपको पैसा देंगे तो आपसे हिस्सा लेंगे, शेयर लेंगे, है ना। एक तरीके की पार्टनरशिप है ये, राइट, क्योंकि वो क्या बन जाते हैं? आपके पार्शियल ओनर्स बन जाते हैं। तो बहुत ही डिफरेंस है दोनों में, लोन में और वेंचर कैपिटल में। अब आता है बच्चों हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होता है वेंचर कैपिटलिस्ट का, या वो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत बेसिक सा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है। उनको क्या चाहिए भैया? ऐसे ढूंढते हैं वो चीज़ें जो कि काफ़ी रेयर हैं, सही है। जैसे कुछ ना कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ग्रोथ का पोटेंशियल होना चाहिए, वेल डेवलप्ड बिजनेस मॉडल होना चाहिए, इंप्रेसिव मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए। मतलब तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ भाई कुछ शानदार है, कुछ ज़बरदस्त है इस आइडिया में, राइट। उसके साथ साथ वो क्या करते हैं? एग्जिट का लिए जगह ढूंढते हैं 3 से 7 साल के अंदर अंदर। मतलब पैसा लगाया, बिजनेस ने ग्रो करा, 3-4 साल के अंदर अंदर अपना पार्ट बेचो और निकलो, ठीक है। वही बात है, या तो प्रमोटर को दे देंगे या किसी और को बेच देंगे, प्रॉफिट बनाया कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो ये बेटा बेसिकली क्राइटेरिया है फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट टू इन्वेस्ट। उसके बाद आपको कब वेंचर कैपिटल देखना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं एक होती है अर्ली स्टेज, सही है। अर्ली स्टेज का मतलब जब आप बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हो तब भी आप वेंचर कैपिटल ले सकते हो। ऑल्दो इतना आसानी से मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल है, बट फिर भी अर्ली स्टेजेस पे देख सकते हो। सबसे पहले को बोलते हैं हम, देखो यहाँ पे आ रहा है सीड कैपिटल फाइनेंस। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सीड कैपिटल, स्टार्टअप, सेकेंड राउंड। सीड कैपिटल क्या होता है? सीड कैपिटल होता है जब आपके पास सिर्फ आइडिया है, एक बीज है ना, अभी सिर्फ बीज बोया जा रहा है, सिर्फ आइडिया है और कुछ नहीं है। आप उस आइडिया पे रिसर्च डेवलपमेंट करना चाहते हो, उसके लिए पैसा चाहिए, सीड फंडिंग बोलते हैं उसको। जब आपका स्टार्टअप थोड़ा सा शुरू हो गया, आपने आइडिया को हल्का सा बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, आप थोड़ा थोड़ा आप बिजनेस करना शुरू कर रहे हो, वहां पे आपको स्टार्टअप फाइनेंस चाहिए।
राइट आपको पेटेंट कराना है, ट्रेडमार्क कराना है, लोगों पे आप काम कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ है, तो आपको स्टार्टअप फाइनेंस चाहिए। जब आपका बिजनेस थोड़ा स्टैब्लिश हो जाता है, चलने लगता है, फिर आपको चाहिए सेकंड राउंड फाइनेंसिंग। सेकंड राउंड का मतलब कि भैया एक राउंड हो गया, एक राउंड जो आपने इनिशियली रेज किया, सबसे पहले पैसा आपने लिया ना किस चीज के लिए, मेरे बिजनेस की शुरुआत के लिए। अब सेकंड राउंड, थोड़ा बिजनेस ग्रो हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तब चाहिए, उसको हम सेकंड राउंड बोलते हैं। तो देखो इसके अंदर आपको मेन चीजें पता होनी चाहिए। सीड कैपिटल किसको बोलते हैं? बिल्कुल शुरू में फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम सीड कैपिटल बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर हैज टू कन्विंस द वेंचर कैपिटलिस्ट व्हाई हिज आइडिया इज वर्थवाइल, तभी मिलेगा जब आप कन्विंस करोगे कि भैया मेरा आइडिया जबरदस्त है, लगाओ पैसा। उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। अगर उसको सब ठीक लगेगा तो ही वो इन्वेस्ट करता है। यूजुअली यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये बिजनेस में पैसा नहीं लग रहा होता, एंटरप्रेन्योर की दिमाग में पैसा लग रहा होता है। अगर उसको एंटरप्रेन्योर पसंद आता है तो ही वो इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट कौन सा होता है बेटा? स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस होता है जब आपका आइडिया, प्रोडक्ट, प्रोसेस क्वालिफाई हो चुका, ठीक है, और अब आप सेकंड स्टेज पे आ गए हो, स्टार्टअप स्टेज पे, ठीक है। अब आपको बेसिकली थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, आप आइडिया से आगे बढ़ चुके हो, तो उस स्टेज पे जो आपको पैसा चाहिए उसको बोलते हैं स्टार्टअप फाइनेंस। तीसरा आता है बच्चों सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में क्या आता है? तब तो आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। At this stage, the idea has been transformed into a product and is being produced and sold. The entrepreneur at this stage needs assistance from the venture capitalist for expansion, modernization, diversification. तो इसको क्या बोला जाता है? सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग। तो जो बिल्कुल शुरू में करोगे वो है सीड। सीड से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो तो स्टार्टअप फाइनेंस, फिर थोड़ा ग्रो करना है, एक्सपेंशन करना है तो सेकेंड राउंड। डन सर। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास लार्ज स्टेज फाइनेंसिंग। लार्ज स्टेज फाइनेंसिंग में क्या होता है? बिल्कुल अंतिम स्टेज, राउंड्स भी आपके चल रहे हैं, अब आपको बिल्कुल लास्ट में पैसा चाहिए, तो क्या है? दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंसिंग प्रोसेस। द मेन गोल ऑफ दिस स्टेज इज फॉर वेंचर टू गो पब्लिक। बस जी, अब यहाँ पे क्या होता है? लास्ट स्टेज में क्या होता है? यहाँ पे आप एक तरीके से अब पब्लिक इशू निकाल रहे हो। पब्लिक इशू का मतलब हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, अब हम चाहते हैं कि हम अपना शेयर किसको बेचें? पब्लिक को बेचें, और हम बस एग्जिट करें। तो इसको क्या बोलते हैं? लास्ट स्टेज। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोसेस। द मेन गोल इज फॉर वेंचर टू गो पब्लिक सो दैट इन्वेस्टर्स कैन एग्जिट द वेंचर विद अ प्रॉफिट मैचिंग विद द रिस्क। ठीक है, देखो तो शुरू में एक इंडिविजुअल होगा, जिसके बाद आइडिया होगा, फिर इसके साथ बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाएंगे, एंजल इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, मिलके बिजनेस करेंगे। उसके बाद ये राउंड्स होंगे, सीड फंडिंग होगा, उसके बाद प्री होगा, उसके बाद पोस्ट होगा, फिर चलता रहेगा, और लास्ट में फिर ये पब्लिक को इन्वाइट करते हैं कि भैया आप आ जाओ, जनता आए और ये वाला हिस्सा खरीदे और ये लोग एग्जिट कर जाएं ताकि इनका बस प्रॉफिट बन जाए। राइट, देखो एंटरप्रेन्योरशिप का नियम यही है, आप आइडिया जनरेट करो, उससे बिजनेस बनाओ, फिर उसको बेचो, निकलो अपना प्रॉफिट बुक करके, कुछ और नया बनाओ, कुछ और बढ़िया प्रॉफिट बनाओ, उसको बेचो, निकलो। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप चलता रहता है। जिसने हार्वेस्ट ही नहीं किया बेकार है ना, जिसने सिर्फ फसल उगा दी, उसका फल ही नहीं खाया तो बेकार है। राइट, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द वेंचर अचीव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर। जब हो जाता है तो फिर वो अदर कंपनीज के साथ मर्ज हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स को दूर रख सकता है मार्केट से, कंपटीशन को खत्म भी कर सकता है, ग्रोथ की तरफ देख रहा होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो चुका होता है, बिजनेस काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो उसका आईपीओ आने वाला है, पब्लिक उसका शेयर खरीदना चाहती है, तो इसको हम लास्ट स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं इंडिया में, तो ये अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बोल लो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोल लो, सही है, TDI-CIL बोलते हैं, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोल दो, गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड बोल दो। तो ये कुछ फर्म्स हैं, ये वेरियस नहीं है, वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वेस्ट करती हैं। राइट, तो अगर आप एक दो के नाम लिखाओगे तो टीचर खुश हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चों को पता है। सही, तो ये था बच्चों हमारे पास पूरा का पूरा रिसोर्स मोबिलाइजेशन। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द कल नई वीडियोस के साथ। ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था, इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। आई विल स्टे एक्टिव और मैं आपकी सारी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करूँगा। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन।